आज हम नदियों में स्टार्ट करने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियां जो हमें पता है 4 है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियों में सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है आपको पता है। लाइन थोड़ी तिरछी है तो आप सोचोगे कैसे लिख रहे हैं मैम, हाथ दूज रहा है क्या? दूज तो नहीं रहा, पर ये बोर्ड में लाइट ऐसी दिखाई देती। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में जो ये नदी तंत्र हम पढ़ने वाले हैं वो कितने प्रकार का है भाई? तो आप देखो, चंबल है ना, चंबल के बाद हमने देखा बनास, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। बनास के बाद हमें पढ़ना है बाणगंगा, बाणगंगा के बाद हम पढ़ने वाले हैं, बाणगंगा के बाद क्या पढ़ेंगे? गंभीर। बस ये 4 नदियां है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले हमारी सुंदर सी प्यारी सी हमारी नदी चंबल। इज इट क्लियर? मैं सबसे पहले इसके उपनाम बताऊंगी, है ना, उपनाम याद करना है। फिर इसकी सहायक नदियां याद करनी है, वो भी बताऊंगी। उपनाम में हम देखेंगे सबसे पहले इसे क्या कहते हैं, तो राजस्थान की कामधेनु है। लो, सबसे पहले इसी लाइन को याद कीजिए। चंबल को क्या बोलते हैं? तो कामधेनु कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसे कामधेनु? और वैसे कामधेनु पहले सतयुग की गाय नहीं थी क्या? कभी भी दूध देती रहती थी, ऐसे ये पानी देती है। इसे राजस्थान की गंगा कह दीजिए, इसे मालव की गंगा कह दीजिए। अब ये चूंकि सदा बहती है तो ये सदा नीरा है, सदा नीरा, इसीलिए ये 12 मासी है, 12 मासी। और इसको चर्मण्यवती नाम से भी, चर्मण्यवती नाम से भी जाना जाता है। इतनी सी चीजों को आप पहले अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें पहले क्या पढ़ना है, उपनाम पढ़ना है। किसका उपनाम पढ़ना है भाई? तो चंबल का उपनाम है कि क्या क्या ये कहलाती है ना। इसकी उपनाम होने के बाद हम देखेंगे कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, और इसकी सहायक नदियां क्या है। तो इस तंत्र को हम मैप में बना के समझेंगे। उससे पहले आप इसको इधर कर लेते हैं ऐसे, और इसकी सहायक नदियों का तंत्र चाहो तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। एक कहानी सुन लो जो मैं आपको अगले पेज पे बता देती हूँ। सहायक नदियां जो हम करने वाले हैं, सहायक नदियां याद करते चले ना। फिर चंबल की क्या पढ़ेंगे? डिटेल पढ़ेंगे, पहले नाम और फिर इसकी सहायक नदियां कौन सी है। तो देखो, पार्वती, निमाच, ईज, घोड़ा पछाड़, ये मैं अलग कलर से लिखूंगी। इसके पीछे कोई राज है तो ये इधर कर देती हूँ, सहायक नदियां। अब सहायक नदियों को याद करने के लिए यहां दूसरा कलर लूंगी, आहू, काली सिंध, बामनी, चाकण, कुन्नू, मांगली। क्लियर? ये दूसरे कलर में है, इसके पीछे कोई राज है, देखेंगे। मेज, परवन, चंद्रभागा, और गुंजाली।
गुंजाली। ये नदियां अपन इसकी याद करेंगे, जो लगभग लगभग कितनी हो गई देखो, 4 और 6 10 और 4 14 इसकी सहायक नदियां हैं। अब आपको याद करना है क्या? तो आप बोलोगे हाँ करना है, कैसे करें? तो एक स्टोरी सुनो। चंबल की सहायक नदियां, तो सबसे पहले देखना आप, ये चंबल के बीहड़ हैं, ऐसे गड्ढे बड़े 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 ऐसे क्या हैं, यहां बना देती हूं मैं, ये आप बीहड़। और ये बीहड़ जब बने हुए हैं, डांग क्षेत्र है, तो यहाँ इनमें छुप कर बैठा है डाकू। डाकू की शरण स्थली है ना, तो यहाँ डाकू की कहानी सुनेंगे। डाकू, क्या नाम लूं, बेचारा राम सिंह ही हमेशा आता है दिमाग में, डाकू राम सिंह। इसके नाम से अपन को सारी नदियां याद हो जाएगी। कैसे? कि चंबल में डाकुओं को पकड़ ले, ऐसा भी पुलिस ने किया नहीं। ये उस समय की बात है। तो पुलिस की पकड़ में तो ये डाकू कभी नहीं आए, छुप जाते वापस कंदराओं में, गुफाओं में, बीहड़ों में, डांग क्षेत्र में, बैडलैंड एरिया है ना ये, तो ये छुप जाते हैं। अब आप देखना 14 नदियां आपको 14 सेकंड में याद हो जाएगी। कैसे? देखो सबसे पहले कि भाई राम सिंह का बड़ा खौफ है उस बीहड़ के क्षेत्र में, पुलिस पकड़ के तो कभी भी नहीं ले जा सकती। एक बार क्या हुआ कि डाकू राम सिंह का घोड़ा पकड़ में आ गया पुलिस के। जब साधन पकड़ में आ जाता है तो फिर लाइसेंस से पकड़ ही लेते हैं अपन, तो चालक को तो पकड़ ही लेते हैं ना, तो मालिक को पकड़ लेते हैं, ऐसे समझ लो। तो घोड़ा, अरे भाई डाकू तो डाकू कभी इनके घोड़े पकड़ में नहीं आए, क्योंकि घोड़ों को भी बड़ा ट्रेंड करके रखते थे कि यदि कोई पुलिस आ जाए तो तुम्हें बचाव कैसे करना है। उस समय क्या हुआ कि पुलिस मौके की ताक में थी, मौका ऐसा मिला कि ना तो कोई उसके घोड़े के पास में साधन थे और मौका ऐसा ही था, तो पकड़ के ले गए। अब सारे सरदारों ने ये कहानी सुनी कि भाई अरे चंबल में राम सिंह जी का घोड़ा पकड़ में आ गया, तो ये सब बाकी के छुटर मुटर डाकू इकट्ठे हुए और पूछने चले, किसको? डाकू राम सिंह जी को, क्योंकि वो सरदार थे और सरदार से पूछेंगे, सरदार आपके घर में चोरी हो गई है तो हमारे घर कहाँ सुरक्षित रहेंगे? ऐसे ही है ना। गांव में आप देखो, गांव में सरपंच साहब है, सरपंच साहब की लड़की यदि भागने जैसा कोई कृत्य कर ले, तो सरपंच साहब की सबसे पहले पूरा गांव आ जाएगा पूछने, सरपंच साहब आपकी बेटी। इसका मतलब सरपंच साहब के सिर पे जिम्मेदारी है भाई, तो अब सरपंच साहब को कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। ऐसे ही डाकू राम सिंह को जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इन सब लोगों ने, ये जितने भी छोटे मोटे मैं आंखें बना रही हूँ, ये सब लोग हैं जो किसकी तरफ देख रहे हैं? डाकू राम सिंह की तरफ देख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि चंबल के पानी का घोड़ा, पानी का घोड़ा इतनी इजी तरीके से कैसे पछाड़ दिया गया? ये क्वेश्चन है। चंबल के पानी का घोड़ा, पानी का घोड़ा इतनी इजी तरीके से कैसे पछाड़ दिया गया? चंबल के पानी का घोड़ा इतनी इजी तरीके से कैसे पछाड़ दिया गया डाकू राम सिंह जी? तो देखिए, पानी का मतलब हो गया पार्वती और निमाच। पार्वती निमाच दिख रहा है? मिट गए क्या? ओ ये है ना, मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये मेरा वाला बोर्ड नहीं है, ये बोर्ड दूसरी क्लास का है ना, दूसरों के क्षेत्र में जाके बनाते ना तो ऐसे ही बनेंगे, है ना। तो देखो, चंबल का पानी तो पार्वती निमाज, पानी पार्वती निमाज, पार्वती निमाज याद रख लोगे। चंबल के पानी का घोड़ा, घोड़ा पछाड़, और फिर ईज, इजी तरीके से ईज, है ना। तो याद रखिए, चंबल के पानी का घोड़ा इतनी इजी तरीके से कैसे पछाड़ दिया गया डाकू राम सिंह जी? तो आप देखो, चंबल के पानी का मतलब पार्वती निमाज ईज घोड़ा पछाड़, 4 याद हो गई ना सबको घर बैठे ही। अब आंसर दो, आंसर देना पड़ेगा इस राम सिंह जी को जो सामने देख के आंसर देगा।
कैसे? अरे भाई सरपंच साहब, आपकी बेटी कैसे भाग गई? पढ़ने आपने भेजा, पहल आपने की, सिटी में पढ़ने जाना चाहिए। अब कुछ तो बोलेंगे सरपंच साहब जी, तो अक्सर बहाना क्या होता है, वो तो वही जानते हैं जिन पे गुजरती, लेकिन फिर भी बोलेंगे अरे भाई ऐसे ऐसे किसी ने कुछ करा दिया, बहका दिया, बहला दिया, फुसला दिया और फूल सी बच्ची चली गई, ऐसे बोलेंगे ना। वैसे ही अब ये बोलेगा आप स्पष्टीकरण दीजिए, तो स्पष्टीकरण दे रहे राम सिंह जी, क्या बताऊं, ऐसे करो सब, जो जहां बैठा है राजस्थान के किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए सब ऐसे माथा कूटो, क्या बताऊं, ऐसे ही बोलते हैं ना, माथे पे हाथ लगेंगे, क्या बताऊं, कोई ऐसे हथेली पे लगाता है क्या बताऊं, नहीं ना, तो क्या बताऊं को डाकुओं की भाषा में कहते हैं आहू, आहू, करो ऐसे सब, आहू, आहा नहीं करना है कि आनंद आ गया, दुख है यहाँ तो, आहू, क्या बताऊं, इसका मतलब ये होता है आहू, मेरी जो पत्नी है ना बामणी है और ऊपर से काली है, तो काली बामणी, तो गुस्सा आ जाता है तो रंग बखान देते, गोरी को नहीं कह देते गोरी, तो बखान ही देते हैं कलर रंग, काली बामनी, गुस्सा आ रहा है ना डाकू राम सिंह जी को। अरे भाई मैंने कहा कि घोड़े के मैंने चाकू दे रखा था कि जब भी कोई तेरे पे संकट आए, और मैंने मार्शल आर्ट सब सिखा रखे हैं उसको, लेकिन ये बामनी ने उसे चाकू मांग ली, काली बामनी चाकू मांग ली, चाकू मांग ली, किससे? घोड़े से। तो बापड़ा घोड़े के पास में चाकू था ही नहीं, पुलिस आई और कह दिया लो साहब सरेंडर कर दिया मैंने, तो ले चल। आहू काली बामनी चाकू मांग ली, आहू काली सिंध बामनी चाकण कुन्नू मांग ली, इज इट क्लियर? दिस इज द आंसर। तो फिर सुझाव आएगा यहाँ पे, सजेशन आएगा, सजेशन कैसे आएगा कि अरे जब चाकू मांगने से सरदार की घोड़े पकड़ में आ गए, तो ये बात तो पूरे बीहड़ में फैला दो, कोई किसी से चाकू ना मांगे, घोड़े के पास ही रहने दें। तो सरदार ये बात तो मेज पर चढ़कर चंद्रमा तक गुंजानी चाहिए, हाथ ऊपर उठाइए, मेज पर, मेज पर, मेज पर चढ़कर चंद्रमा तक गुंजानी चाहिए। क्लियर? मेरा हाथ ऊपर ही रहेगा, चार बोल देते हैं, मेज, परवन, चंद्रभागा, गुंजाली। अब ये सारी नदियां आप शायद बोलने में क्या हो गए हैं, सक्षम, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए लगा ही लेते हैं, ऐसे इधर कर देती हूँ, इसको चेंज कर देती हूँ क्योंकि अब चंबल के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले बोलते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन सी है, तो पार्वती, निमाज, मेरे संग संग बोलिए ना, पार्वती, निमाज, ईज, घोड़ा पछाड़, आहू, काली सिंध, बामणी, चाकण, कुन्नू, मांगली, मेज, परवन, चंद्रभागा, गुंजाली। क्लियर? अब अपन चलते हैं किस पर, तो थोड़ा एक मैप में मैं सिंपली आपको थोड़ा समझा देती हूं कि ये नदी जो है ना चंबल, इतना सा एरिया देखेंगे अपन, इसके बाद में मैं इसको तो मिटा दूंगी, बड़ा कर देती हूँ। ये राजस्थान के 6 जिलों में ही है। तो वैसे यदि एमपी को अगर अपन देखें ना, तो यहां से अगर मैं आपको बताऊं तो एमपी में कहां से निकलेगी, तो देखो यहीं से स्टार्ट करूंगी, तो इंदौर, धार, उज्जैन, धार उज्जैन आगे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं लिख यही रही हूं, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ऐसे होती हुई ये एमपी के इन जिलों में बहती हुई फिर प्रवेश करेगी राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़ से, कहां करेगी उसको भी अभी देखते हैं अपन। तो देखो ये चित्तौड़ के 84गढ़ से राज्य में प्रवेश कर रही, ये नदी आ रही संग संगी, मैं यहां से ले जा रही हूं, और ये चित्तौड़ में प्रवेश के बाद ये चलती है कोटा,
कोटा से ये नदी चलती है बूंदी, बूंदी से ये नदी करौली, करौली से फिर ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से ये धौलपुर, यानी राजस्थान के 6 जिलों में बहते हुए ये इधर से फिर आगरा, है ना। आपने इटावा नाम सुना होगा यूपी में, इटावा, वहां पे एक जगह है मुरादगंज, भरे, है ना, चरक, वहां से ये नदी किस में मिल जाती है, तो इधर से बहने वाली नदी है यमुना। और ये यमुना नदी में अपना जल क्या कर देती है भाई, उड़ेल देती है। ठीक है, तो ये यमुना तक अपना जल क्या कर देगी, उड़ेल देगी यमुना। अब फिर से देखिए, यमुना यूपी के इटावा, मुरादगंज, भरे, चरक, पुर लगा दो आप, चरकपुर। अब कहां से निकली और राजस्थान के 6 राज्यों से होती हुई, बहुत दिमाग से आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये नदी कहाँ निकल रही है, कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि ये 84गढ़ से प्रवेश करती हुई गई और फिर ये कहाँ जा रही है, तो धौलपुर के बाद ये इटावा में जा रही है ना। तो इटावा से फिर ये क्या करेगी, किसमें मिलेगी नदी, तो आपने ये इटावा के बाद मुरादगंज, भरे, चरकपुर, ये याद रखना है। लेकिन ये निकलती कहाँ से है, इस सिस्टम को देखेंगे अपन। तो अभी तो इतना 6 अपन को जिले याद होने चाहिए कि यहाँ मैंने कराया आपको चित्तौड़, चित्तौड़ से कोटा, बोलते चलो, चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से माधोपुर, माधोपुर से करौली, माधोपुर से सवाई माधोपुर है ये, माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर। हो गए ना, नो चेंज। इसमें तो 41 जिलों का वो का वही है अपना पुराना। चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से माधोपुर, माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से फिर कौन सी जगह आती है, पिनाहट, और पिनाहट से फिर ये प्रवेश कर जाएगी यहाँ पे पिनाहट, और अपन को सवाई माधोपुर का पलिया और याद आएगा, पिनाहट जगह याद करनी, फिर क्रॉस कर जाएगी यूपी में। तो 6 जिले कौन से हो गए, राजस्थान के, जहां ये प्रवाहित होती है। इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इनमें बहती हुई ये नदी आती है। और फिर चित्तौड़ के 84गढ़ से, ये स्थान जो है ये 84गढ़ मानेंगे अपन इसको, और यहाँ 84गढ़ से, ऐसे लिख देती हूँ शॉर्ट में, 84गढ़ से प्रवेश कर जाती है। कहाँ, चित्तौड़ के 84गढ़ से प्रवेश करते हुए ये फिर निकल जाती है। तो अभी तो इतना याद करो, चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से माधोपुर, माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से यूपी, यूपी से इटावा, इटावा से मुरादगंज, मुरादगंज से भरे, भरे से चरकपुर, चरकपुर से यमुना। कर दिया अपनों ने। 966 किलोमीटर लगभग याद रखो आप, और 135 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है, और 20.90% इसका अपवाह क्षेत्र है। याद करना है, ऐसे ही ये गाना बना लो। चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से माधोपुर, माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से इटावा, मुरादगंज, भरे, चरकपुर। 966, 135, 20.90। यहां तक आपको कहानी क्या हो जाएगी, पूरी याद हो जाएगी। इज इट क्लियर? 20.90%। वैसे ही कलर व्हाइट ले लेती हूँ। शिप्रा नदी, शिप्रा, रेतम और सिवान, ये इसकी क्या हो गई,
एमपी की साइड से इसकी सहायक नदियां होंगी। ठीक है, याद रखिएगा, मुख्य नदियां। अब इसको अपन बड़े तौर से ले लेते हैं, ऐसे देखो बना ही देते हैं अपन नदी को। ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा कि अपन इसको व्हाइट कलर ले लेते हैं, इस वाले पेज को केवल, और अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। ये इस नदी को अपन ऐसे आराम से निकालेंगे। एमपी से बह रही है, बह रही है, बड़ा ही कर दूं इसको, काफी अच्छा लगेगा, नदी बह रही है तो बह रही है, बह रही है, राजस्थान में 84 से प्रवेश करेगी, फिर 6 जिलों में बहते 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 ये नदी एस से किसमें मिल जाएगी माय डियर? तो ये नदी मिल जाएगी, इधर से निकाल लेते हैं अपन यमुना। क्लियर? अब चलो वापस आ जाते हैं अपने सिस्टम पर। अपना ये चंबल नदी का प्रवाह तंत्र अपन पढ़ रहे हैं, तो इसका ओरिजिन कहां से होता है, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ना कि ये हमारा इंदौर में एक जगह है, इंदौर लिख देती हूं पहले नीचे, फिर मैं लिखूंगी यहां पर महू। महू में पहाड़ी है, पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है ये, तो ये मैं ऐसे अलग कलर से लिख देती हूं, जनापाव, जनापाव। यहाँ पे भी एक पॉइंट है, वाचू पॉइंट, वाचू पॉइंट को ऐसे लिखते हैं, वाचू पॉइंट। इतनी सारी चीजें याद कर लो, और यहाँ पे और करना चाहो चोटी तो शिगार चोटी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात बता रही हूं, यहां से ये निकलती है और फिर निकल करके यहां अपन इसको कर देंगे कहां, 84गढ़। तो 84गढ़ में इसको क्या करा देंगे अपन, प्रवेश करा देंगे। ठीक है ना, तो 84गढ़ में करा ही देते हैं ना बहुत सुंदर तरीके से। 84गढ़ कहाँ का, चित्तौड़ का। क्लियर? फिर ये आप देखोगे ये चित्तौड़ हो गया, तो चित्तौड़ से कोटा, चित्तौड़ से कोटा, कोटा से पूरा पूरा लिख दूं क्या, कोटा से बूंदी, बूंदी से माधोपुर, माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर, और धौलपुर की राजाखेड़ा से आगे अपनी यहां स्थिति क्या बनेगी, तो यहां बनेगी, ये तो हो गई हमारी कौन, ये इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ तो आपको समझ में आए, है ना, या लिखो यमुना, यमुना रिवर है ये। यहां अपन करेंगे इटावा, यूपी की बात कर रहे, मुरादगंज, कोई सा भी स्थान आए, भरे, चरकपुर, यमुना, और यमुना से फिर ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 966, 135, 20.90 याद करना ही करना है, ये किलोमीटर है, ये राजस्थान में है। अब एक लाइन याद करो कि ये थोड़ा सा और बना देती हूँ सिस्टम इसको मोटा, ये वाला एरिया, ये ठीक है। तो आप देखोगे कि ये माधोपुर का जो ये वाला एरिया है ना, इसमें जगह है एक पलिया,
माधोपुर में जगह है पलिया, पलिया और पलिया। तो देखो, पलिया से पिनाहट, पलिया से पिनाहट, पिनाहट धौलपुर से आगे यूपी वाला एरिया, यहां से ये सीमा बनाते हुए बहती है, सीमा बनाते हुए बहती है। और ये नदी 3 राज्यों में बहती है। आपको पता है कौन कौन से राज्य हैं वो? तो आप पलिया से, सवाई माधोपुर के पलिया से क्या करोगे? सीमा बना रही है राजस्थान और एमपी की, लगभग 241 किलोमीटर सीमा है। राजस्थान प्लस एमपी बाउंड्री बनाती है 241 किलोमीटर लगभग, पलिया टू पिनाहट। ठीक है, फिर अपन ये कहाँ कहाँ बहती है? तो देखो, ये यूपी, यूपी, राजस्थान, एमपी, ऐसे कर लो। एमपी से आती है, राजस्थान में बहती है, यूपी में चली जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर अपन इसमें देखें, ये केवल अभी इसी को देखेंगे, यहाँ अपन सहायक नदियों का तंत्र नहीं बना रहे, लेकिन ये क्या करेगी, जैसे ही 84 में प्रवेश करेगी ना, वैसे यहाँ थोड़ा सा ऊपर मैं लिख देती हूं ये वाला बॉक्स, और इसको थोड़ा कर ही देती हूं ऐसे। तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भैंसरोडगढ़ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो चूलिया जल प्रपात, वाटरफॉल बनाएगी, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, 18 मीटर। कहाँ? भैंसरोडगढ़ से आगे बना रही है, भैंसरोडगढ़, क्योंकि यहाँ पे इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है बामनी नदी, और ये बामनी नदी इसमें मिल करके और फिर ये बना देगी, वाटरफॉल बनाएगी, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है। उसका नाम क्या होगा? तो आपने देखा कि ये अपने चूलिया जलप्रपात है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात बनता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 मीटर कर दो, फिर अगर और करना चाहो तो वैसे इसको अपन मेरे हिसाब से 54 फीट में भी कर सकते हैं। अच्छा, कालिदास ने मेघदूत में इस नदी का वर्णन किया है, और ये विश्व धरोहर सूची में नामित होने वाली एकमात्र नदी है। इसके उपनाम आपने देखे कि ये कामधेनु है, ये चर्मण्यवती है, ये सदा नीरा है, ये बारामासी है, ये राजस्थान की गंगा है, ये मालव गंगा है। ये इसके हमने क्या देखे? नाम देखे। अब इस नदी की विशेषता कि इस नदी पर, और आगे चलेंगे, अभी इस पे आप इतना ही करेंगे, नदी घाटी परियोजना बनी हुई है जिस पर अपन बांध करेंगे। तो नदी घाटी परियोजना 3 चरण में बांध बनाए गए हैं, तो अपन उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे बांध, नदी घाटी, चंबल नदी घाटी परियोजना। तो इसके चरण में आप सबसे पहले देखोगे प्रथम चरण में क्या बना। तो प्रथम चरण के अंदर इसमें गांधी सागर और कोटा बैराज, कोटा बैराज। द्वितीय चरण में इसमें क्या बना? तो राणा प्रताप सागर।
ऐसे पूरा एक ही याद कर लीजिए आप। तो राणा प्रताप सागर। अब राणा प्रताप सागर के बाद तीसरे चरण में अपन करेंगे जवाहर सागर। तो इसको तो ऐसे याद करो, चरण पूछ लिया जाता, सन याद नहीं रहे तो गांधी को राज, गांधी को राज ऐसे लिख देती हूँ। राज हो गया ना। गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, गांधी को राज, याद रह जाएगा आपको। लो इंपॉर्टेंट बात, ये आपका लाइन। अब ये चारों परियोजना जो बनी हुई है वो कहां कहां है, तो एमपी की सीमा में, राजस्थान से बाहर। जी हां, राजस्थान से बाहर की बात करेंगे ना अपन, ऐसे ऐसे। तो आप इस नदी को पाएंगे कि मैं यहां लिख देती हूं, तो यहां अपन करेंगे गांधी सागर। ये लो गांधी सागर, गांधी सागर हो गया। गांधी सागर और फिर कोटा बैराज की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां अपन छोटा सा यहां लिख देते हैं राणा प्रताप। ये राणा प्रताप, और राणा प्रताप जब लिखेंगे, मैं प्रताप लिख रही हूं, आप समझ जाएंगे ना कि राणा प्रताप की बात है। तो ये राणा प्रताप, और फिर आप कर दोगे कोटा बैराज, कोटा बैराज और जवाहर सागर, जवाहर सागर। ये चारों परियोजना अपन को इतना सा आज की क्लास में याद रखना है। इसके बाद हम अगली क्लास में इसकी सहायक नदियां पढ़ते हुए, चंबल नदी में गांगेसूस नामक क्या है, एक डॉल्फिन मछली, आप जानते हैं, बहुत जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव जैसा अपन कहते हैं, पाई जाती है। चंबल नदी बैडलैंड का निर्माण करती है, उत्खात स्थलाकृति, आप ई नोट्स में पढ़ेंगे बहुत सुंदर तरीके से। जैसे ही ये अवनाली का अपर्दन करती है ये नदी, यहां मैं इस बात को मेंशन कर देती हूं, ग्रीन कलर से करती, अवनाली का अपर्दन, इरोजन जो करती, गली इरोजन है, अपर्दन, और इससे ही क्या बनता है, बेडलैंड बनता है, जिसमें अपन बात कर रहे हैं बीहड़ की, कंदराओं की, गुफाओं की और डांग की। तो बेडलैंड बनाने वाली ये एकमात्र नदी है विश्व की, आप याद रखिएगा, चंबल, डाकुओं की शरण स्थली कहलाती है। वहीं इसके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने लायक है, जिसमें सबसे ज्यादा आपने चंबल गार्डन का नाम सुना होगा। ये सर्वाधिक सतही जल प्राप्त करने वाली, सतही जल हमें इस नदी का सबसे ज्यादा सतही जल मिलता है, यानी गहराई डेप्थ में नहीं है। और वैसे ये राजस्थान में सबसे लंबी नदी को अगर अपन बोलेंगे ना, तो राजस्थान में बहने वाली तो बनास है, और वैसे ये लंबी जाती है नदी, लेकिन ये 3 राज्यों में आ जाती है। चंबल की आप बात याद रखेंगे, चंबल गार्डन आप देख रहे हैं, इस पे हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, वो आप पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ना। तो ये विशेषताएं, तो मेन चीज आपको ये समझने की थी और सहायक नदियां याद करने की थी, वो आपने करी। अगले सिस्टम में हम इसकी सहायक नदियों का उद्गम कहां से होता है और कैसे मिलती है, इसको पढ़ते हुए अपन चंबल समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।